नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से विजयी होने और प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त जारी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भी भाग लेंगे। शाम को प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। आज यूपी तो कल बिहार में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुधवार को प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। कल बिहार दौरे पर नालंदा में प्रधानमंत्री मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई मेहमान शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मणिपुर में हिंसा की कोई और घटना ना हो। मणिपुर की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास का निर्देश दिया है। राहत शिविरों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में गृह मंत्रालय जल्द से जल्द मैतेई और कुकी समूह से बात करेगा ताकि जातीय विभाजन को पाटा जा सके। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्य की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति को राहत शिविरों में शरण लिए हुए विस्थापितों की कठिनाइयों की जानकारी दी और पुनर्वास के लिए फौरन कार्रवाई और वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया। मणिपुर राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और मणिपुर के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा अध्यक्ष से कल रात उन्होंने मुलाकात की। ओम बिरला से उन्होंने उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में पेश होने वाले हैं। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल कूच बिहार का दौरा किया। कूच बिहार में बीजेपी की सेंट्रल टीम के सदस्य ने पीड़ितों से की बात सुनी और उनकी शिकायतों को रिकॉर्ड किया। टीम आज दक्षिण 24 परगना का दौरा करेगी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस अवसर पर वो भावुक भी हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक कंपनी है। उन्होंने इसे वायनाड की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा करार किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार पर बवाना में पानी की शिकायत करने वालों को धमकी देने का आरोप लगाया है।
दिल्ली जल संकट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरा पानी दे रही है। सैनी ने साथ ही कहा कि केजरीवाल सरकार हरियाणा पर झूठे आरोप लगा रही है। तमाम उपायों के बावजूद राजधानी दिल्ली में जल संकट कम ही नहीं हो रहा, बल्कि पानी की किल्लत अब दिल्ली के वीआईपी इलाके तक पहुंच गई है। एनडीएमसी के मुताबिक अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की आपूर्ति में कटौती होने वाली है। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार पानी की पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। ये पहरेदारी इसलिए की जा रही है कि ताकि कहीं से कोई लीकेज ना हो और कोई पानी की चोरी ना कर सके। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पानी के संकट के सिलसिले में वजीराबाद बैराज की निरीक्षण किया। केजरीवाल की सरकार का आरोप है कि बीजेपी इस मामले में सहयोग करने की बजाय राजनीति कर रही है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह आदेश तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी किया। बीजेपी ने पंजाब और बंगाल उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जालंधर पश्चिम से शीतल अंगुराल को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए रायगंज से मानस कुमार घोष, राणाघाट दक्षिण से मनोज कुमार विश्वास, बगदा से विनय कुमार विश्वास और मानिकतला से कल्याण चौबे भट्टाचार्य को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सिकल सेल रोग आदिवासी इलाकों में फैला हुआ है और 17 राज्यों में फैल चुका है। इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। सोमवार को प्रयागराज फिर प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा। झांसी, सुल्तानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर में भी पारा 47 डिग्री के पार रहा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहे। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए आइए बढ़ते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 20 जून तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब अगले 3 दिन तक मौसम में नरमी के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़े असहनीय हो गए हैं। आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के अलावा पहाड़ी राज्यों में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लद्दाख से झारखंड और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से तक देश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी हिस्से में ठहरे मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन पछुआ की रफ्तार रविवार को कम होने से मानसून के उत्तर प्रदेश की ओर खिसकने की उम्मीद टूट गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल 17 जून के आसपास मानसून का असर देखने लगता है और तापमान नियंत्रित रहता है। इस साल भीषण गर्मी की स्थिति अभी कम से कम 3 दिन तक बनी रहेगी। 20 जून से तापमान की तीव्रता में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने के आसार हैं। जब तक पछुआ हवा का वेग तेज बना रहेगा तब तक मानसून अपनी तेजी से नहीं पहुंचेगा।
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ साथ असम में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। असम में बाढ़ के पानी ने 14 जिलों के 309 गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। असम में बराक घाटी के करीमगंज इलाके में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित ये जिला है, जिसमें 192 गांव प्रभावित हुए हैं और 95,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहां 14 राहत शिविरों में फिलहाल 3,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। असम के नागांव के कामपुर में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगले 5 दिन में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। भीषण गर्मी के कारण जल स्रोतों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। शिमला शहर के कई इलाकों में 4-4 दिनों के अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जा रही है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अगले साल तक शिमला को सतलुज से पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिसके बाद पानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। उत्तराखंड में टिहरी और अल्मोड़ा सहित राज्य के कुछ अन्य पर्वतीय इलाकों में लगी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग त्वरित गति से काम कर रहा है। युद्धपोत सूरत जल्द ही भारतीय नौसेना में प्रमुख लड़ाकू विमान के तौर पर शामिल होने वाला है। शामिल होने से पहले जहाज ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। सूरत नाम का ये युद्धपोत को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है। इसका नाम गुजरात के जीवंत शहर सूरत के नाम पर रखा गया है। अयोध्या धाम में आज सुबह से ही हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बड़ा मंगल होने के कारण यहां लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। भीषण गर्मी में भी भक्तों के जोश में कमी नहीं है। शिमला समर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल शाम हुए एक फैशन शो ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का बल्कि तमाम सैलानियों का ध्यान भी खींचा। भारतीय बैंकों का मुनाफा पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही खराब लोन की संख्या में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पेटीएम के पूर्व IRS अधिकारी राजीव कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव अग्रवाल पेटीएम के बोर्ड सदस्यों में नीरज अरोड़ा की जगह लेंगे। देश में घरेलू एयर कंडीशनर का बाजार 2028-29 तक 12% की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस सत्र में कई कंपनियों की AC बिक्री अप्रैल-मई में 2 गुना से अधिक हो गई। भारत का सोना और चांदी का आयात 210% बढ़कर 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में बीते 6 वर्षों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया है। 2018 में यह 20.4% था और 2024 में बढ़कर 58.1% हो गया। 2024 की पहली तिमाही में 1 साल पहले के मुकाबले भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों में 261% की वृद्धि देखी गई। इस दौरान दुनिया भर में वृद्धि 76% रही। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने सुजलॉन समूह के गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ बैठक की। चुगा प्रांत में लगने वाले 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र के लिए DGPC के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। IMD ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मानसून में 20% तक कम बारिश के चलते भारत की अर्थव्यवस्था और फसल उत्पादन प्रभावित हो सकती है। ईरान में इस महीने के अंत में होने वाले चुनाव से पहले ईरान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने अपनी पहली टेलीविजन बहस में हिस्सा लिया। बहस ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। दक्षिणी और मध्य कनाडा के एक बड़े हिस्से में गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को तापमान 95 फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया। कनाडाई लोगों को हीट स्ट्रोक के प्रति सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित योग महोत्सव के हिस्से के रूप में 2300 साल पुराने पवित्र पीपल के पेड़ जयाश्री महाबोधि पर योग सत्र आयोजित किया गया।
नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि 20 से अधिक नाटो सदस्य इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा को आवंटित करेंगे। इसका कारण रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त करने के बाद सैन्य खर्च बढ़ना बताया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचेंगे। 24 वर्षों में पुतिन की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा है। पुतिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। पुतिन और किम जोंग के बीच वार्ता सैन्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। दोनों देश अमेरिका के साथ अपने अलग अलग मतभेदों के मद्देनजर अपने गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। अब मंत्रिमंडल में इन स्थानों की भरपाई के लिए अलग अलग राजनेताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट का गठन किया था, जिसमें शामिल होने वाले नेताओं में नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष बेनी गैंट्स का नाम प्रमुख था। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका पहल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। यूरोपीय संघ पर्यावरण परिषद की बैठक हुई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया गया। अमेरिकी कांग्रेस में शामिल 2 प्रमुख डेमोक्रेट के इजराइल को एक बड़े हथियार बिक्री का समर्थन करने पर सहमति जताई गई है, जिसमें $18 बिलियन से अधिक मूल्य के 50 F-15 लड़ाकू जेट शामिल हैं। हथियार बिक्री को मंजूरी मिलने पर गजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से इजराइल को हथियारों की यह सबसे बड़ी बिक्री होगी। बाइडेन प्रशासन के भारी दबाव के चलते इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारतीय सीनियर पुरुष टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच इगोर स्टिमेक को बर्खास्त कर दिया है। कतर के खिलाफ दूसरे दौर में अंतिम मैच में 1-2 से हार के बाद भारत विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह नहीं बना सका। स्टीफन कांसेल्टाइन के जाने के बाद 2019 में भारत टीम के कोच का पद संभाला था। यूरो कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया। स्लोवाकिया के लिए इवान शुवांज ने 7वें विकेट मिनट पर गोल किया। एक अन्य मुकाबले में खिताब की प्रबल दावेदार फ्रांस ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप डी में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से शिकस्त देने में सफलता पाई। रोमानिया ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 24 साल में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए यूक्रेन को 3-0 से हराया। रोमानिया की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल देखने को मिले। यूरो कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में ग्रुप एफ में तुर्की का सामना जॉर्जिया से होगा। जॉर्जिया की टीम पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। खिताब की दावेदारों में से एक पुर्तगाल की टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नेतृत्व में पुर्तगाल की टीम का सामना चेक गणराज्य से होगा। आईसीसी विश्व कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 219 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज के लिए निकोलस पूरन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंद पर 98 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व कप में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया है। सुपर 8 की दौर से पहले ही बाहर हो चुकी न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई।
इस मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय की सबसे किफायती गेंदबाजी की। फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट लिए। एस्टोनिया के साहिल चौहान अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। साहिल ने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों पर शतक लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साहिल ने 41 बॉल पर 144 रन की पारी खेली। भारत की गनेमत शेखों ने शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा के फाइनल में 6ठा स्थान हासिल किया है। गनेमत 60 शॉट के फाइनल में पहले 20 में से केवल 16 निशाने ही लगा पाई। तीसरे वरीयता प्राप्त रूस के डैनियल मेडवेडेव ने हाल ही में ओपन टेनिस में आसान जीत के साथ शुरुआत की है। मेडवेडेव ने पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस को सीधे सेट में 6-7, 6-4 से शिकस्त दी। विश्व के तीसरे नंबर की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका स्वास्थ्य कारणों से आगामी पेरिस ओलंपिक से हट गई हैं। वहीं ऑन्स जब्योर ने भी ओलंपिक में नहीं लिया हिस्सा। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल एटीपी एकल रैंकिंग में सुधार जारी रखते हुए 71वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर की सर्वोच्च रैंकिंग है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में दुनिया की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सोमवार को क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बिली और मॉली स्क्रीन की गई। 2022 में HBO ने हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला सीजन रिलीज किया था और अब 17 जून को इसके दूसरे सीजन का आगाज हो गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स शो इतिहास, माइथोलॉजी, जादुई दुनिया की बेहतरीन जुगलबंदी है। इस शो की भारत में तगड़ी फैन फॉलोइंग हो रही है और व्यूअरशिप में रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। करीब 2.5 महीने तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला सीजन का सफर पूरा होने जा रहा है। कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड 22 जून को होगा। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा सीजन भी आने वाला है। आखिरी एपिसोड से पहले मेकर्स ने दर्शकों को गुड न्यूज दे दी। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 की नई रिलीज डेट का खुलासा कर दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है जिस पर पुष्पा 2 की रिलीज डेट 6 दिसंबर 2024 लिखी है। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा चुकी है। कम बजट में बनी ये फिल्म छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। दूसरे सोमवार को भी ये फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे कई का सीक्वल आ रहा है। इस मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार फिल्म में आर माधवन भी नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में भूल भुलैया 3 को लेकर अपडेट शेयर किया था। कार्तिक ने गुड न्यूज शेयर की थी कि पार्ट 3 में ओरिजिनल फिल्म की मंजुलिका यानी विद्या बालन भी शामिल होंगी। रोहित शेट्टी दर्शकों के लिए सिंघम अगेन लेकर आ रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे शामिल हैं। इसमें अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण का नाम है। अगले साल रिलीज होगी अक्षय की वेलकम 3। रिलीज डेट में बदलाव का कारण कि दिसंबर 2024 में आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप इन दिनों अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म शर्मा जी की बेटी के जरिए पहली बार निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही हैं। अनुराग कश्यप ने फिल्म के बजट को लेकर की सलमान, शाहरुख और आमिर की तारीफ। कहा, ये तीनों अपनी फीस कभी नहीं लेते, वो हर फिल्म का बैक एंड लेते हैं, उनकी कोई फिल्म महंगी नहीं होती। ईद उल अजहा पर सलमान खान के घर के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ देखने को मिली। अभिनेता ने भी उन्हें निराश न करते हुए हमेशा की तरह बालकनी में आकर उनसे मुलाकात की और कहा, ईद मुबारक। अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने द आउटसाइडर्स अ न्यू म्यूजिकल के निर्माण के लिए जीता अपना पहला टोनी पुरस्कार। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी अजय मिश्र के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।